दोस्तों ये सीरीज का पहला वीडियो है। जैसे कि मैंने आपको बताया है कि मैं एक ऐसी सीरीज शुरू करने जा रहा हूं जिसके अंदर इलेक्ट्रिकल के अंदर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके बारे में हम डिटेल से बात करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल के अंदर जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो किसी भी मशीन के ऑपरेशन, उसके मेंटेनेंस, उसके रिपेयरिंग के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि हमारा एमीटर, वोल्टीमीटर या मल्टीमीटर या ओम मीटर या वाट मीटर, इस तरीके के जो मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो मोस्टली हमको मेजरमेंट के लिए यूज होते हैं। ऑपरेशन के लिए भी हमको इसका उपयोग करना पड़ता है, क्योंकि जैसे किसी भी मशीन को हम चला रहे हैं तो वो किस कंडीशन में चल रहा है इसका पता होना हमें ज़रूरी है। जैसे कि वो कितने वोल्टेज पे चल रहा है, कितने करंट ले रहा है, उसके अंदर एनर्जी कितना कंजप्शन हो रहा है, इस तरीके की जो रीडिंग्स होती हैं, इस तरीके का डाटा हमको ज़रूरी रहता है। मेंटेनेंस करना है तो भी हमको फॉल्ट ढूंढने के लिए हमको टूल्स की ज़रूरत पड़ती है, जैसे मल्टीमीटर, वोल्टमीटर या फिर ओम मीटर। या फिर किसी मशीन का रिपेयर करना है, रिपेयर करने या रिपेयर या मेंटेनेंस एक ही चीज़ होती है, उसके लिए भी हमको मेजरिंग टूल्स की आवश्यकता पड़ती है। तो इलेक्ट्रिकल के अंदर जैसे मेजरिंग टूल्स हम है, या कोई वोल्टेज लाइव है या नहीं है फेज के अंदर, ये टेस्ट करने के लिए फेज टेस्टर होता है, या फिर रेजिस्टेंस के लिए ओम मीटर, वोल्टेज के लिए वोल्टमीटर, करंट के लिए एम मीटर होता है, या फिर हम इन सभी को एक टूल्स होता है जिसके माध्यम से एक साथ चेक कर सकते हैं, उसको बोलते हैं मल्टीमीटर। तो ये सभी क्या है, इलेक्ट्रिकल के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महेंद्र कुमार सैनी और आप देख रहे हैं MKSM टेक गाइड। दोस्तों, जो इलेक्ट्रिकल के मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक कैटेगरी होती है प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट, और जैसे कि प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट उन इंस्ट्रूमेंट्स को बोला जाता है जो कि सिर्फ किसी यूनिट के होने के, जैसे कि कहाँ पर इलेक्ट्रिकल फील्ड है वहाँ पे वो इलेक्ट्रिकल सप्लाई है या नहीं है, केवल इतना बताएगा। ठीक है, तो जैसे कि हमारा फेज टेस्टर है। फेज टेस्टर क्या होता है, फेज से कनेक्ट करते हैं, अगर फेज में सप्लाई है तो ये फेज में एक ब्लिंक करके हमको ये बता देता है इसके अंदर फेज है, फेज मतलब फेज लाइव है। ठीक है, लेकिन ये नहीं बताएगा कि कितना वोल्टेज है। ठीक है, तो इस तरीके के जो इक्विपमेंट जो सिर्फ किसी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के होने का प्रेजेंस का जो शो करते हैं, वो सब इंस्ट्रूमेंट आते हैं प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, दूसरी जो कैटेगरी होती है वो होती है सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट। सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हमको एक्चुअल वैल्यू बताते हैं क्वांटिटी का। जैसे कि रेजिस्टेंस है तो कितना रेजिस्टेंस है, करंट है तो कितना करंट है, वोल्टेज है तो कितना वोल्टेज है। ठीक है, जैसे कि हमारा एमीटर है। एमीटर को हम जो किसी भी लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट कर देंगे तो हमको पता चल जाएगा कि लोड के अंदर कितना करंट जा रहा है। तो ये एमीटर कनेक्ट हो गया। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि प्राइमरी इंस्ट्रूमेंट वो इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो किसी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के होने के प्रेजेंस होने का ही आभास कराते हैं, लेकिन सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं वो हमको एक्चुअल वैल्यू बताते हैं उस क्वांटिटी का। ठीक है, तो जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो भी तीन टाइप के होते हैं। तीन टाइप के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जैसे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट और इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनसे हमको जो है वैल्यू का पता चल जाता है। ये पॉइंटर होता है, पॉइंटर के माध्यम से हमको पता चल जाता है कितना करंट होता है। तो जो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो किसी भी इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी के, इलेक्ट्रिकल यूनिट के हमको जो है इंस्टेंटेनियस मान को रिप्रेजेंट करता है, मतलब तात्कालिक मान। इस स्थिति में, वर्तमान स्थिति में यह कितने करंट ले रहा है या कितना वोल्टेज है ये बताता है। जैसे ही हम इंस्ट्रूमेंट को हटाएंगे तो वो वैल्यू चली जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं। कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हमारी यूनिट को रिकॉर्ड करके रखते हैं, यानी कि हमने मान लो कि एक टाइम पे लगाया आधे घंटे तक एमीटर, तो एमीटर आधे घंटे तक का करंट को रिकॉर्ड करके रखेगा। तो इस टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो होते हैं रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट। कुछ इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो हमको कैलकुलेशन करके, अंदर से कैलकुलेशन करके देते हैं, जैसे हमारा एनर्जी मीटर है। एनर्जी मीटर होता है, एनर्जी मीटर के अंदर क्या होता है, VI/T, ठीक है, डिवाइडेड बाई 1000। ठीक है, ये हमारा वैल्यू आता है, वो आता है kWh में। तो kWh यानी कि यूनिट, हमारा इलेक्ट्रिकल में कितना यूनिट कंजप्शन हुआ, एनर्जी कितना कंजप्शन हुआ, इसका कैलकुलेट करके देगा। तो इसके अंदर हम वोल्टेज कॉइल देंगे, वोल्टेज कॉइल देंगे और करंट कॉइल के देंगे, और कितना टाइम के लिए कनेक्टेड है इसके बेस पे ये हमको कैलकुलेट करके दे देगा कि इसके अंदर इतने टाइम पीरियड के अंदर कितना यूनिट कंजप्शन हुआ। तो इस तरीके से जो सेकेंडरी इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो तीन कैटेगरी के होते हैं, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट, रिकॉर्डिंग इंस्ट्रूमेंट और इंटीग्रेटिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, जो कोई भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं इलेक्ट्रिकल के अंदर, जो भी मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो जो है कुछ टॉर्क जनरेट करने के ही हमको इंडिकेशन देता है। तो इंडिकेशन देने के लिए हमको क्या है, एक इंस्ट्रूमेंट के अंदर तीन टाइप के टॉर्क जनरेट करते हैं, जिसमें से पहला है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क,
दूसरा है कंट्रोलिंग टॉर्क और तीसरा होता है डैम्पिंग टॉर्क। अब ये तीनों क्या क्या चीज हैं? देखो, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या है? डिफ्लेक्टिंग टॉर्क का मतलब यह है कि अगर हमारी जो हमारा पॉइंटर जिस स्पिंडल से जुड़ा रहता है, पॉइंटर जिस स्पिंडल से जुड़ा रहता है उसका मूविंग कराने के लिए उन्हीं की डिफ्लेक्ट करने के लिए हमको जो है एक टॉर्क जनरेट करना पड़ता है स्पिंडल पे। उस टॉर्क को हम जो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कहेंगे, जिसके माध्यम से ये जो पॉइंटर होता है वो स्केल के ऊपर मूव करता है। ठीक है। दूसरा टॉर्क है हमारा कंट्रोलिंग टॉर्क। तो पहले टॉर्क जो होता है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, जैसे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क हमारा ये एक इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। इसके अंदर ये मैग्नेटिक कॉइल है और ये परमानेंट मैग्नेटिक कॉइल है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल है। इसके अंदर जैसे मान लो कि दो तार कनेक्टेड रहेंगे, इनको जैसे ही सप्लाई में कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट होगी। उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट से जो फोर्स जनरेट होगा उसको हम बोलेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है। उस फोर्स से जो टॉर्क उत्पन्न होगा उसको बोलेंगे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क। ठीक है। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट होने के बाद में ये जो स्पिंडल है, स्पिंडल से ये पॉइंटर कनेक्टेड है। ठीक है। ये पॉइंटर इस स्केल के ऊपर मूव करता है। तो इस तरीके से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट किया जाता है। ठीक है। उसके बाद में देखो क्या होता है कि डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो होता है कंट्रोल वे में होना चाहिए, अन्यथा क्या होगा, हमारा जीरो से जो स्पिंडल स्टार्ट होगा पॉइंटर, वो जाके सीधा 10 पे इधर टकरा जाएगा। तो वो एक साथ जनरेट नहीं हो या फिर कंट्रोल वे के अंदर जनरेट हो, इसके लिए हमको क्या है एक कंट्रोलिंग टॉर्क और जनरेट करना पड़ेगा। इस कंट्रोलिंग टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क को कंट्रोल करने के लिए 2 स्प्रिंग लगाए जाते हैं। ठीक है। 2 स्प्रिंग और एक दूसरे के विपरीत दिशा में लगाए जाते हैं, यानी कि जैसे कि एक पॉइंटर, ये पॉइंटर इस दिशा में जाएगा तो एक स्प्रिंग खुलेगा और एक स्प्रिंग बंद होगा। ठीक है। ताकि जो स्पिंडल मूव कर रहा है वो स्पिंडल आराम से मूव करे। ठीक है। कंट्रोल्ड वे के अंदर मूव करे। और ये जो स्पिंडल होता है वो 2 पिवट बेरिंग यानी कि ज्वेल बेरिंग के बीच में माउंटेड होता है। ठीक है। तो कंट्रोल टॉर्क जनरेट करने के लिए यानी कि स्पिंडल को कंट्रोल वे में मूव कराने के लिए 2 मेथड होते हैं, स्प्रिंग कंट्रोल सिस्टम और ग्रेविटी बेस्ड कंट्रोल सिस्टम। स्प्रिंग से कंट्रोल कर सकते हैं या फिर क्या होता है, जो स्पिंडल होता है, जो पॉइंटर होता है, स्पिंडल के साथ में उसके साथ में एक ग्रेविटी वेट कनेक्ट कर दिया जाता है। ग्रेविटी वेट कनेक्ट कर दिया जाता है जिससे कि वो जो मूव करे वो कंट्रोल वे के अंदर करे। ठीक है। अब जो टॉर्क उत्पन्न हो गया, हमने जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क उत्पन्न हुआ उसको कंट्रोल तो कर लिया, लेकिन ये लास्ट पॉइंट पे यानी कि हमारा रीडिंग, जैसे मान लो कि इधर 4 रीडिंग आ रहा है, 4 एम्पियर के ऊपर रीडिंग आ रहा है, तो 4 एम्पियर के ऊपर जाने के बाद में ये यहाँ क्या हो जाएगा, कंपन करने लग जाएगा। ठीक है। क्योंकि यह यहाँ से गति करके इधर गया है, इधर जाने के बाद में क्या होगा, यहाँ पे आके रुक तो जाएगा, लेकिन ये यहाँ पे क्या होगा, कंपन करने लग जाएगा। तो कंपन को रोकने के लिए क्या करते हैं, डैम्पिंग टॉर्क जनरेट किया जाता है। तो इसके अंदर जो पॉइंटर होता है उसको कंपन को खत्म करने के लिए डैम्पिंग टॉर्क जनरेट किया जाता है। डैम्पिंग टॉर्क जनरेट करने के लिए 3 मेथड है, एयर फ्रैक्शन डैम्पिंग सिस्टम और एडी करंट डैम्पिंग सिस्टम, और एक होता है फ्लूइड फ्रैक्शन डैम्पिंग सिस्टम। तो एडी करंट, जैसे एयर फ्रैक्शन के डैम्पिंग के लिए क्या करते हैं कि इसके अंदर एक एयर का ट्यूब कनेक्ट कर दिया जाता है। ठीक है। ये जो पॉइंटर होता है, पॉइंटर के जो स्पिंडल होता है, स्पिंडल के साथ में एक एयर ट्यूब कनेक्ट कर दिया जाता है, एयर चैम्बर कनेक्ट कर दिया जाता है, जिसके अंदर हमारा पिस्टन जो है मूव करता है, लेकिन इसके अंदर वैक्यूम जनरेट होता है, जिससे कि यह वैक्यूम के अंदर बार बार कंपन नहीं कर पाएगा, जिससे कि यह पॉइंटर जिस स्केल पे जाके रुकना है वहां जाके आसानी से रुक जाएगा, कंपन नहीं करेगा। ठीक है। दूसरा सिस्टम होता है एडी करंट डैम्पिंग सिस्टम। एडी करंट डैम्पिंग सिस्टम के अंदर क्या होगा, जो हमारे जो स्पिंडल है, ये हमारा स्पिंडल है, स्पिंडल के साथ में एक एल्यूमिनियम का डिस्क लगा रहेगा। ठीक है। एल्यूमिनियम का डिस्क जो है वो मूव करेगा, जब ये स्पिंडल मूव करेगा तो उसके साथ ये मूव करेगा, लेकिन इसके साथ में एक परमानेंट मैग्नेट जुड़ा रहता है। ये परमानेंट में जैसे ही ये मैग्नेटिक मूव करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, ईडी करंट्स जनरेट होगा। ईडी करंट्स इसका क्या होगा, विरोध करेगा, तो ये विपरीत दिशा के अंदर हमारे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर देगा। ये विपरीत दिशा में जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है वो क्या करेगा, इसको मूव होने से यानी कि कंपन होने से, इसके अंदर परिवर्तन होने से, इसके अंदर जो गति आई है उसका विरोध करेगा, जिससे कि ये यहाँ पर रुक जाएगा। ठीक है। तो यह कंपन नहीं करेगा। तीसरा जो सिस्टम होता है वो फ्लूइड फ्रैक्शन डैम्पिंग सिस्टम होता है। इसके अंदर क्या होता है, जैसे जो पॉइंटर के साथ जिस स्पिंडल पे जुड़ा रहता है वो स्पिंडल क्या होता है, एक फ्लूइड के टैंक में डूबा रहता है। यहाँ पे इसका वेस्कोसिटी क्या रहता है, हाई रहता है। तो वेस्कोसिटी हाई रहने से इस फ्लूइड के अंदर क्या होगा, ये जो स्पिंडल है, ये स्पिंडल बार बार इधर उधर ये वाइब्रेशन नहीं कर पाएगा। ठीक है। जिसकी वजह से इसके अंदर जो वाइब्रेशन होता है उसको हम
कंट्रोल कर लेते हैं। अब जो सभी इंस्ट्रूमेंट होते हैं इलेक्ट्रिकल के, वो दो टाइप के होते हैं। जो एनालॉग सिस्टम जो होते हैं, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट होते हैं, वो दो टाइप के होते हैं। एक होते हैं परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल इंस्ट्रूमेंट। इसके नाम से ही आपको पता चल जाता है कि मैग्नेट एक परमानेंट लगे रहेगा और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है जो मूविंग करेगा, ठीक है। तो ये इसका चित्र दिखाया गया है। इस चित्र के अंदर आप देख के समझ सकते हैं कि ये जो है हमारा परमानेंट मैग्नेट है और इसके अंदर ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट है। इसके अंदर दो वायर रहेंगे, दो वायर को हम जो है सप्लाई में कनेक्ट करते हैं, ठीक है। सप्लाई में कनेक्ट करने के बाद में यहाँ पे एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट होगा, वो इसकी दिशा में भी हो सकता है, विपरीत दिशा में भी हो सकता है। तो ये यहाँ पर जो मूव करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड की वजह से, जैसे कि मोटर के अंदर टॉर्क जनरेट होता है, उसी तरीके से इसके अंदर एक डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट होगा। जिस सिद्धांत पे मोटर कार्य करता है उसी सिद्धांत पे ये परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल सिस्टम वर्क करता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे जो इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट हुआ वो इसको घुमा देगा, जिससे कि हमारे को एक रीडिंग मिल जाएगी, ठीक है। अब जो परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल्स होती हैं वो सिर्फ डीसी के अंदर ही काम करती हैं। डीसी वोल्टेज या करंट मेजर करने के लिए ही उपयोग में आते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि इसके अंदर जो है हमने एक परमानेंट मैग्नेट रखा हुआ है। डीसी के अंदर क्या होगा, एक यूनिडायरेक्शनल हमको टॉर्क जनरेट होगा, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर कोई कॉइल मूव कर रहा है, ठीक है, और हमने एक परमानेंट मैग्नेट रखा है। इसका कारण इसका जो स्केल होगा वो स्केल, इसके अंदर जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट होगा एफ, वो इसके अंदर फ्लो होने वाली करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इसी वजह से इसका जो स्केल होता है वो यूनिफॉर्म स्केल बनता है, ठीक है। आप देख सकते हैं 0 से 1 के बीच में गैप, 1 से 2 के बीच में गैप, 2 से 3 के बीच में गैप, ये क्या सभी समान है। तो ये जो परमानेंट मैग्नेटिक मूविंग कॉइल्स होती हैं, मूविंग कॉइल टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं, उनके अंदर क्या क्या लगा रहता है, एक परमानेंट मैग्नेट रहेगा और एक इलेक्ट्रोमैग्नेट रहेगा। ये कंट्रोलिंग टॉर्क के लिए 2 स्प्रिंग लगा है, ये ज्वेल बेरिंग है, और ये यहाँ पे 0 पर सेट करने के लिए, 0 यानी कि प्राइमरी वैल्यू, फर्स्ट वैल्यू 0 होने के लिए उसका जो है स्क्रू सेट है, मतलब सेट स्क्रू है 0 पर सेट करने के लिए। और ये यहाँ पर इसका ये हमारा पॉइंटर है और ये हमारा स्केल है, ठीक है। इस तरीके के इंस्ट्रूमेंट लगे रहते हैं। कार्य कैसे करता है जैसे मैंने आपको बता दिया है, और ये सिर्फ डीसी के वोल्टेज और करंट को ही मेजर कर सकते हैं। इसके अंदर उत्पन्न होने वाला टॉर्क जो है इसके करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरे टाइप के जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो होते हैं मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट की प्रॉपर्टी देखते हैं। देखिए ये 2 टाइप के होते हैं। जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होते हैं ये होते हैं 2 टाइप के। एक होता है अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट और दूसरे होते हैं रिपल्सन टाइप मूविंग इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो इसके अंदर क्या होता है, अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन के अंदर, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट के अंदर क्या रहता है, एक फिक्स तो इलेक्ट्रोमैग्नेट रहता है, ये मूव नहीं करता, ठीक है। इसके साथ में एक स्पिंडल होता है, स्पिंडल के ऊपर ये काउंटर वेट है, बैलेंस वेट। इसके साथ में एक आयरन का डिस्क कनेक्टेड रहता है। इसका सेंटर जो होता है डिसेंट्रिक होता है, ठीक है, डिसेंट्रिक होता है, यानी कि इसका सेंटर जो होता है आयरन डिस्क का सेंटर में नहीं होकर विकेंद्रित होता है, यानी कि दूसरी जगह पे होता है। ये हमारा पॉइंटर है। पॉइंटर के साथ में ये हमारा जो है डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट करने के लिए एयर चैम्बर है, ठीक है। इस तरीके के पार्ट्स इसके अंदर होते हैं। कार्य कैसे करता है, देखो जैसे ही आप इस के अंदर आप कोई भी सप्लाई में कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, एक इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट होगा। वो इलेक्ट्रोमैग्नेट इस आयरन डिस्क को क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। आयरन डिस्क को अट्रैक्ट क्यों करेगा, क्योंकि यहाँ पे एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है और एक जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो आयरन डिस्क को अट्रैक्ट करती है। ये जो आयरन डिस्क को अट्रैक्ट करेगा, यहाँ पे जो फोर्स जनरेट होगा वो होता है इसके अंदर फ्लो होने वाली करंट के स्क्वायर के समानुपाती। इसकी वजह से इसका जो स्केल जो बनता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है, ठीक है। ये यहाँ पे 1 रहेगा, इसके बाद में यहाँ पे 2 रहेगा, इसके बाद में यहाँ पे 3 रहेगा और यहाँ पे 4 रहेगा। तो यहाँ पे 1 और 0 के बीच में जो गैप है, 1 और 0 के बीच में जो गैप है वो अलग है, और 1 और 2 के बीच में जो गैप है वो अलग है, और 2 और 3 के बीच में जो गैप है वो अलग है। ऐसा इसलिए है, देखिए आप समझिए कि अगर करंट 1 एम्पियर रहेगा, करंट का वैल्यू 1 एम्पियर है तो यहाँ पे आएगा 1। करंट का वैल्यू अगर 2 एम्पियर है
ठीक है, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 4। ठीक है, करंट का वैल्यू 3 एम्पियर है तो इसका वैल्यू हो जाएगा 9। ठीक है, इस वजह से इसका जो स्केल होता है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। और ये जो है जो मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो एसी और डीसी दोनों सब प्रकार की सप्लाई के लिए कार्य में लिए जाते हैं। और जो दूसरा टाइप होता है रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, रिपल्सन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, इसके अंदर क्या होता है कि इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोमैग्नेट जनरेट होती हैं, एक मूविंग कॉइल के अंदर, एक परमानेंट जो कॉइल होती है जो सॉलिड है उसके अंदर, और ये एक आयरन का स्ट्रिप इसके साथ कनेक्टेड रहेगा और एक आयरन का स्ट्रिप जो है हमारी स्पिंडल, हमारी जो स्पिंडल होती है, ये जो स्पिंडल है उसके साथ में कनेक्टेड रहेगा। इसके अंदर जब भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा तो इसके अंदर जैसे एस पोल बनेगा तो उसी टाइम पे इसके अंदर भी एस पोल बनेगा। ठीक है, इसके अंदर भी एस पोल बनेगा तो ये सेम पोल जनरेट होने की वजह से एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं। प्रतिकर्षण के कारण इसके अंदर स्पिंडल के अंदर एक टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जनरेट होगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क के कारण ये जो है यहाँ पे मान लो हमारा ये पॉइंटर जुड़ा हुआ है तो ये क्या होगा, मूव करेगा और इस तरीके से जो है ये कार्य करता है। ठीक है, और इसके अंदर और जो अट्रैक्शन टाइप मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके अंदर कोई ज़्यादा फर्क नहीं होता, बस ये इनका सिद्धांत जो है अलग अलग है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखें कि जो भी इलेक्ट्रिकल के अंदर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं, कौन से टॉर्क से कार्य करते हैं और कितने टाइप के होते हैं, जैसे कि मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट और परमानेंट मैग्नेट टाइप। अगले जो वीडियो होगा उसके अंदर हम बात करेंगे एमीटर के बारे में। ठीक है, एमीटर के बारे में पूरा डिटेल से बात करेंगे कि एमीटर को परास कैसे सेट करते हैं, कैलिब्रेशन कैसे करते हैं और एमीटर को कनेक्ट कैसे किया जाता है। धन्यवाद।